डिस्क्लेमर, ये स्टोरी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, घटना, स्थान लेखक द्वारा लिखी गई लिखकीय कल्पना है और इसे गंभीरता से न लें। धन्यवाद। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें। जयपुर विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में सन्नाटा था। राहुल शर्मा का हाथ इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर रुका हुआ था। हर कोई सोच रहा था कि वह रुक गया है, लेकिन तभी उसकी उंगलियां फिर से नाचने लगीं। तारांकन 6N जोड़ 6N, तारांकन 3/5, तारांकन 5/7, तारांकन 9/1, तारांकन 1/1, तारांकन P2P, तारांकन 12 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ N -12 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ N1 = 6 N वर्ग जोड़ 6 N 6 N1 वर्ग जोड़ 6 N1 = 12 N तारांकन। कुछ लोग जो उठकर जा रहे थे ठिठक गए। उनकी आंखें बोर्ड पर टिक गईं। प्रो जेफरी ने धीरे से कहा, शायद आज हम सचमुच एक ऐतिहासिक पल देख लें। आसपास के लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। हरेंद्र सिंह की सांसें भारी थीं। उनकी आंखें लाल थीं। बोर्ड पर उभरती गणनाएं सिर्फ सूत्र नहीं थीं, वे गणित की दुनिया को बदलने वाली थीं। अगर युग्मभाज्य अनुमान सुलझ गया, तारांकन उन्होंने सोचा, तो ये भारत, जयपुर और विश्वविद्यालय के लिए गर्व का पल होगा। तारांकन। राहुल ने इसे मंच पर किया था। हरेंद्र ने मुट्ठियां भींची। सफल होना ही है। तारांकन। ऑडिटोरियम के किनारे निखिल जैन बैठा था। वैद्यनाथन अनुमान को समझने में उसे मुश्किल हुई थी, लेकिन वह किसी तरह साथ चल पाया। लेकिन युग्मभाज्य अनुमान, राहुल की गति इतनी तेज थी कि निखिल का दिमाग चकरा गया। राहुल, तुम गणित में कहां तक पहुंच गए हो? तारांकन उसने मन में सोचा। बीच में बैठी हर्षिता तिवारी की आंखें राहुल पर टिकी थीं। उसके लिए राहुल कोई गणनाएं नहीं लिख रहा था, वह जैसे आसमान को कैनवास बनाकर उंगलियों से एक खूबसूरत चित्र रच रहा था। जब राहुल ने अंतिम गणना लिखी, वह चित्र जैसे सुनहरे रंग में चमक उठा। हर्षिता का दिल तेजी से धड़कने लगा। राहुल ने कलम रख दी। प्रो जेफरी और प्रो लैंसिनॉट ने सबसे पहले तालियां बजाईं। फिर धीरे धीरे पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोगों के चेहरे उत्साह से भरे थे। उन्होंने एक सदी पुराने सवाल, युग्मभाज्य अनुमान का समाधान देख लिया था। राहुल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वह थोड़ा हैरान था, इतना ध्यान कैसे गया? तारांकन। लेकिन फिर उसने कंधे झटके। जो हुआ अच्छा हुआ। तारांकन। तालियां देर तक गूंजती रहीं। विश्वविद्यालय ने पहले से ही भोज की व्यवस्था कर रखी थी। लाल कालीन, फूलों की सजावट और स्वादिष्ट पकवान मेज पर सजे थे। प्रो जेफरी और उनके साथी थोड़ा खा चुके थे। उन्होंने शराब के गिलास उठाए और राहुल के पास आए। मिस्टर शर्मा, मैं जेफरी, उन्होंने अंग्रेजी में कहा। हाय, राहुल ने हिंदी में जवाब दिया। जेफरी ने मुस्कुराकर कहा, इतनी कम उम्र में वैद्यनाथन और युग्मभाज्य अनुमान सुलझाना अविश्वसनीय। राहुल ने सिर हिलाया और खाने में लग गया। वह भूखा था और जेफरी की बातें, उसकी अंग्रेजी हाई स्कूल तक सीमित थी। प्रो लैंसिनॉट और प्रो बानेटन ने भी कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने सिर्फ खाना खाया। वे थोड़े असहज हो गए। हरेंद्र सिंह पास आए। क्षमा करें प्रोफेसर, राहुल को अंग्रेजी ज्यादा नहीं आती। जेफरी ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं। वे चले गए। वह गणित का जीनियस है, तारांकन, उन्होंने सोचा, लेकिन भाषा की दीवार। तारांकन। राहुल ने खाना खत्म किया और चुपके से निकल गया। लोग बहुत थे और वह थक चुका था। उसके जाने के बाद पत्रकारों का झुंड आया। कैमरे और माइक लिए वे हरेंद्र को घेरने लगे। डीन साहब, क्या राहुल ने सचमुच वैद्यनाथन अनुमान सुलझाया? और आज युग्मभाज्य भी? राहुल की उम्र क्या है? क्या राहुल ने ही उच्च शिक्षा कप जीता था? हरेंद्र शांत रहे। राहुल हमारा बेहतरीन छात्र है। उसने वैद्यनाथन अनुमान सुलझाया, जिसे विश्व गणित संगठन ने माना है। और आज उसने युग्मभाज्य अनुमान पर काम किया। सही है या नहीं, ये तो गणनाएं बताएंगी। पत्रकार और सवाल पूछते रहे, लेकिन हरेंद्र मुस्कुराते हुए जवाब देते रहे। राहुल उस वक्त विश्वविद्यालय की हरी भरी पगडंडी पर टहल रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी। एक चौराहे पर वह रुका। सामने हर्षिता तिवारी थी। आज वह एक शानदार ब्लाउज और लंबी स्कर्ट में थी। उसका चेहरा और आकृति उसे और आकर्षक बना रहे थे। राहुल ने उसे राष्ट्रीय गणितीय मॉडलिंग प्रतियोगिता के बाद से नहीं देखा था। वह और खूबसूरत हो गई है, तारांकन, उसने सोचा। हर्षिता ने उसे देखा। उसकी आंखों में कुछ अलग था, एक गहराई, जैसे वह राहुल को नए सिरे से देख रही हो। जयपुर की रात ने विश्वविद्यालय की पगडंडियों को चांदनी की मुलायम चादर से ढक दिया था। राहुल शर्मा और हर्षिता तिवारी एक दूसरे के सामने खड़े थे, जैसे रात ने उनके लिए एक पल की सैरगाह बना दी हो। हवा में हल्की ठंडक थी और दूर कहीं से आती हंसी उनकी बातों को एक नरम लय दे रही थी। राहुल, हर्षिता ने कहा, उसकी आवाज में एक गहरी गर्मजोशी थी, जैसे वह कोई पुराना बंधन फिर से जोड़ रही हो। आज का भोज तो तुम्हारे लिए था।
इतनी जल्दी बाहर क्यों निकल आए? राहुल ने अपनी आंखों में हल्की चमक के साथ जवाब दिया। उसकी मुस्कान में वही बेपरवाही थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। गणितज्ञों के सवालों से सिर चकरा गया। और सुना है पत्रकार भी आने वाले हैं। हर्षिता की हंसी रात की शांति में घुल गई, जैसे चांदनी में कोई राग छिड़ गया हो। तो भाग आए? सचमुच? तुम शोहरत से कितना दूर भागते हो? सादगी में ही जिंदगी है, राहुल ने कहा। उसका लहजा इतना सहज था जैसे वह कोई गहरी बात नहीं बल्कि चांद की ठंडक का जिक्र कर रहा हो। दोनों धीरे धीरे चलने लगे। उनकी बातें एक ऐसी लय में बंधी थीं जो रात की खामोशी से ताल मिला रही थी। हर्षिता इतनी डूबी थी कि उसे सामने की सीढ़ी दिखी ही नहीं। उसका पांव फिसला। राहुल ने पलक झपकते उसकी कमर थाम ली। उनकी नजरें टकराईं। हर्षिता की सांसें जैसे रुक गईं। राहुल का चेहरा इतना करीब था कि वह उसकी आंखों में डूबने लगी। समय ने जैसे सांस रोक ली हो। हर्षिता धीरे से और करीब आए। उनके होंठ मिले, जैसे कोई अनकहा गीत रात की हवा में बिखर गया। रात ने उन्हें अपनी गोद में समेट लिया। हर्षिता का फ्लैट एक शांत आलम में डूबा था। दीवारों पर गर्मजोशी की हल्की छाप थी और खिड़कियों से चांदनी कमरे में रेंग रही थी। बालकनी पर चांद को निहारते हुए फिर सोफे पर एक दूसरे के करीब उन्होंने रात को और गहरा कर दिया। नींद कहीं गुम हो गई थी। सुबह की किरणें खिड़की से झांकी। हर्षिता बिस्तर पर लेटी थी, उसका चेहरा इतना कोमल कि जैसे कोई सपना अभी भी उसकी पलकों पर ठहरा हो। राहुल ने उसे देखा। उसका दिल धीरे से धड़का। इतनी शांत खूबसूरती। तारांकन। वह रसोई में गया और नाश्ता तैयार किया। जाग गई? उसने मुस्कुराकर पूछा। हर्षिता ने धीरे से आंखें खोलीं। हाँ, मैंने खिचड़ी बनाई है, चल खा लें, राहुल ने कहा। दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे। खिचड़ी की भाप हवा में लहरा रही थी और कमरे में एक घरेलू सुकून था। हर्षिता ने एक कौर लिया और रुक गई। राहुल, तुमने शायद गौर किया होगा, मैं कुछ दिन पहले तुमसे क्यों बच रही थी। राहुल को वो दिन याद थे। गणितीय मॉडलिंग प्रतियोगिता के दौरान हर्षिता ने उससे दूरी बनाई थी। प्रो जयेंद्र को प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया था, हालांकि हर्षिता खुद एक विशेषज्ञ थी। हाँ, थोड़ा अजीब तो लगा, उसने कहा। हर्षिता ने गहरी सांस ली, जैसे कोई भारी बोझ उतारने वाली हो। दरअसल मेरी एक प्रेमिका है। राहुल की भौहें सिकुड़ी। प्रेमिका? हाँ, हर्षिता ने सावधानी से कहा। उसकी नजरें राहुल की आंखों में जवाब ढूंढ रही थीं। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? राहुल ने सिर हिलाया। नहीं। हर्षिता की सांसें हल्की हुईं। हमने तय किया था कि शादी नहीं करेंगे। मुझे लगता था यही ठीक है, लेकिन फिर तुमसे मिली। जब हम इंडिया टावर में खाना खा रहे थे, मेरे दिल में कुछ हलचल हुई। उसी रात मैं उससे मिली। मेरा मन डगमगा गया, इसलिए मैंने सोचा तुमसे दूरी बनाना बेहतर होगा, शायद भूल जाऊं। राहुल ने हल्के से मुस्कुराया। तो आज क्या हुआ? हर्षिता की हंसी ने कमरे को रोशन कर दिया। मैं खुद को रोक नहीं पाई और मुझे पता चला कि तुम पहले से कुछ दोस्तों के साथ हो। मैं अब भी शादी नहीं चाहती, लेकिन अब तुम मेरे साथी हो। राहुल ने हंसकर अपनी नाक छुई। हर्षिता के फ्लैट से निकलकर राहुल अपनी लैम्बोर्गिनी में बैठा। उसका फोन बजा। उसके स्टार्टअप से 34,511 रुपये का भुगतान हुआ था। फिर से पैसे? तारांकन, उसने मन में सोचा। तभी हरेंद्र सिंह का कॉल आया। राहुल, आज फ्री हो? हरेंद्र की आवाज में उत्साह था, जैसे वह कोई बड़ा सरप्राइज देने वाला हो। क्या बात है? राहुल ने पूछा। टीवी वाले इंटरव्यू लेना चाहते हैं। नहीं, राहुल ने तुरंत कहा। मुझे इंटरव्यू में कोई रुचि नहीं, कृपया मना कर दें। हरेंद्र की सांसें जैसे रुक गईं। टीवी इंटरव्यू? और राहुल ने मना कर दिया। तारांकन, शोहरत और पैसे के लिए लोग तरसते हैं, लेकिन राहुल को न इनकी भूख थी न भीड़ की चाह। वह अपनी जिंदगी की शांति चाहता था। ठीक है, हरेंद्र ने कहा। उनकी आवाज में हल्की निराशा थी। वैसे नेशनल डेली तुम्हारी खबर छाप सकता है, इंटरव्यू नहीं करना ना? राहुल ने पूछा। नहीं, हरेंद्र ने जल्दी से जवाब दिया। फिर ठीक है, राहुल ने कहा। और कुछ? अगर तुम्हें इंटरव्यू पसंद नहीं तो मैं कोशिश करूंगा कि मीडिया तुम्हें परेशान न करे, हरेंद्र ने कहा। शुक्रिया, राहुल ने कहा और फोन काट दिया। जयपुर विश्वविद्यालय के क्लासरूम में जैसे बिजली की चमक थी। राहुल शर्मा जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, सबकी नजरें उस पर टिक गईं। उसकी मौजूदगी कमरे को एक अनकही ऊर्जा से भर देती थी। वह बिना किसी परवाह के अपनी सीट पर बैठ गया। राहुल भाई, राजेश गुप्ता ने जोश में कहा। उसकी आंखों में प्रशंसा और कौतूहल झलक रहा था। सुना है तुमने कल सिर्फ वैद्यनाथन अनुमान ही नहीं, युग्मभाज्य अनुमान भी सुलझा दिया। कल का सेमिनार इतना बड़ा था कि आम छात्र वहां नहीं थे, लेकिन खबरें हवा में तैर रही थीं, जैसे कोई चिंगारी जो जंगल में आग लगाए। हाँ, राहुल ने लापरवाही से जवाब दिया, जैसे उसने कोई छोटा मोटा काम किया हो। उसके शब्द कमरे में गूंजे और एक पल के लिए सन्नाटा छा गया।
फिर अचानक अमित शर्मा, मोहन शर्मा और राजेश ने एक साथ चिल्लाया, राहुल भाई तुम्हें सलाम। क्लास के हर चेहरे पर विस्मय था। वैद्यनाथन और युग्मभाज्य अनुमान, ये तो वे सवाल थे जिन्हें किताबों में भी समझना मुश्किल था। राजेश ने जल्दी से एक नोटबुक निकाली। राहुल भाई ऑटोग्राफ। राहुल ने हंसकर नाम लिखा। फिर पूरी क्लास किताबें लेकर लाइन में लग गई। राहुल का ऑटोग्राफ, ये तो भविष्य में अनमोल होगा। तारांकन। क्लासरूम में कोलाहल मच गया। तभी घंटी बजी। पुराना प्रोफेसर आया। उसकी आवाज़ धीमी थी जैसे कोई पुरानी लोरी। राहुल कुछ देर में सो गया। प्रोफेसर आमतौर पर सोने वालों का हिसाब रखते थे। राहुल उनका पक्का निशाना था, लेकिन आज उनकी नज़र में गर्व था। वैद्यनाथन और युग्मभाज्य, रात रात जागकर ये कमाल किया होगा। तारांकन। वह मंच से उतरे, अपनी जैकेट उतारी और राहुल पर डाल दी। इसे ठंड नहीं लगनी चाहिए। तारांकन। उधर निखिल जैन दिल्ली की लैब में था। वह बिना रुके काम में जुटा था। मान 1 पीछे है। दोबारा जांच। उसकी आवाज़ में जोश था जैसे वह कोई जंग लड़ रहा हो। तभी एक गोलमुखी दोस्त ने फ़ोन दिखाया। निखिल, तुम्हारा सीवर डिज़ाइन दिल्ली में लागू हो रहा है। निखिल ने फ़ोन छीना। डिज़ाइन देखकर वह ठगा सा रह गया। इतना सटीक। तारांकन। उसने नाम पढ़ा, राहुल शर्मा, सिया बिंदिया यादव, सिया शीतल यादव। इनका काम। तारांकन। निखिल को अब समझ आया, उच्च शिक्षा कब सिर्फ अनुमानों की वजह से नहीं मिला। राहुल का मॉडलिंग असाधारण था। राहुल, तुम कितने काबिल हो। तारांकन उसने मन में सोचा। राहुल को इन बातों की भनक नहीं थी। वह उस दिन गहरी नींद में था। क्लास के बाद वह राजेश और बाकियों से हल्की बात कर सागर सिटी चला गया। 2501 नंबर के फ्लैट का दरवाजा खुला। धूम। रंग बिरंगे फूलों की मालाएं उस पर गिरीं। कृति यादव और हिना गुप्ता ने चिल्लाया, वैद्यनाथन और युग्मभाज्य अनुमान की बधाई। खबरें उनके कानों तक पहुंच चुकी थीं। उनकी आंखों में प्यार के साथ एक गहरा गर्व था। उच्च शिक्षा कप जीतना ही उन्हें गणित का सितारा बनाता था, लेकिन 2 विश्व स्तरीय सवाल, ये तो कोई जादू है। तारांकन। उस रात सागर सिटी का फ्लैट उत्सव में डूबा रहा। राहुल, कृति और हिना ने रात भर जश्न मनाया। जयपुर के तारक विहार में हर्षिता तिवारी अपनी मिनी कार से रुकी। 23वें माले का दरवाजा खुला। एक खूबसूरत लड़की काले गाउन में बाहर आई। हर्षिता। उसने मुस्कुराकर गले लगाया। कब से इंतजार कर रही थी, लेकिन हर्षिता का चेहरा देखकर वह रुक गई। क्या हुआ? हर्षिता ने हिचकते हुए कहा, रिया, मुझे एक लड़का पसंद आ गया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। पुणे के एक पुराने पुस्तकालय में किताबों की हल्की सी खुशबू थी। प्रो। जेफरी की हंसी अभी दरवाजे तक नहीं पहुंची थी कि उनकी आवाज गूंज उठी। प्रो। एडविन, तुम जयपुर नहीं गए, बड़ा नुकसान हुआ। प्रो। एडविन ने किताब नीचे रखी। उनकी भौहें उत्सुकता से उठीं। जेफरी, क्या उस भारतीय ने सचमुच युग्मभाज्य अनुमान सुलझा लिया? जेफरी ने फोन पर पहले ही खबर दी थी, लेकिन वक्त की कमी के कारण ज्यादा नहीं बताया था। फिर भी एडविन की आंखों में चमक थी। सुलझाया ही नहीं, जेफरी ने जोश में कहा, उसने तो सेमिनार में ही ये कर दिखाया। और सुनो, राहुल शर्मा सिर्फ 20 साल का है। उस वक्त मुझे लगा जैसे गणित का कोई देवता धरती पर उतर आया हो। जेफरी की आवाज ऊंची हो गई। उस दिन का मंजर याद करते ही उनका चेहरा चमक उठा। एडविन के चेहरे पर भी एक सपनीली ललक थी। अरे, मुझे पहले पता होता तो सब छोड़कर भारत चला जाता। थोड़ा रुककर उन्होंने पूछा, वैसे तुम वहां और रुके क्यों नहीं? राहुल से और बात करते। जेफरी ने कंधे झटके। मन तो था, लेकिन वह अंग्रेजी नहीं बोलता और मुझे हिंदी नहीं आती। एडविन ने सिर हिलाया। भाषा की दीवार सचमुच एक रुकावट थी। इसलिए जेफरी ने कहा, मैं हिंदी सीखने की सोच रहा हूँ। अगली बार राहुल से खुलकर गणित पर बात करूंगा। तुम साथ दोगे, प्रो? एडविन ने मुस्कुराया, फिर सांस छोड़ी। मैं अब बूढ़ा हो गया। हिंदी सीखना शायद मेरे बस की बात नहीं, लेकिन राहुल जवान है, हो सकता है वह जल्दी अंग्रेजी सीख ले। अगले दिन जयपुर में सुबह की धूप सागर सिटी के फ्लैट की बालकनी पर पड़ी। राहुल शर्मा ने आंखें खोलीं। उसका फोन चमक रहा था। उसके स्टार्टअप से 14 लाख रुपए का भुगतान हुआ था। वह धीरे से उठा और बाहर आया। मेज पर गर्मा गर्म खिचड़ी, पराठे और दूध तैयार था। रसोई से कृति यादव की आवाज आई, जाग गए, आओ नाश्ता कर लो। हिना गुप्ता ने सिर झुकाकर पूछा, स्वाद कैसा है? राहुल ने एक कौर लिया और मुस्कुराया, बेहतरीन। उनके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई, जैसे राहुल का एक शब्द उनके लिए मिठास भरा तोहफा हो। नाश्ते के बाद कृति ने कहा, सुना है वीर पर्वत के पवित्र मंदिर में आज बड़ा उत्सव है, चलें धूप चढ़ाएं और घूमाएं। हिना की आंखों में भी उत्साह था। राहुल को देवी देवताओं पर यकीन नहीं था, लेकिन कृति और हिना के साथ वीकेंड पर यह सैर एक अच्छा विचार लगा। ठीक है, उसने कहा, चलो मंदिर चलते हैं। कृति और हिना के चेहरों पर खुशी खिल उठी।
राहुल की लैम्बोर्गिनी में सिर्फ 2 लोग बैठ सकते थे, इसलिए उन्होंने कृति की मिनी कार ली। पवित्र मंदिर जयपुर के बाहरी इलाके में था। रास्ते में पेड़ों की छांव और फूलों की महक मन को भा रही थी। मंदिर के करीब पहुंचते ही गाड़ियों की कतार दिखी। भीड़ की वजह से रास्ता जाम था। लगभग 1 घंटे बाद वे पार्किंग में रुके और मंदिर की ओर बढ़े। रास्ते में एक शिलालेख दिखा, वीर पर्वत। कहते हैं यहाँ पहले कोई और नाम था, लेकिन युद्ध में एक वीर ने गांव की रक्षा की और तब से इसे वीर पर्वत कहते हैं। राहुल रुका, उसने शिलालेख को देखा और फिर आगे बढ़ा। मंदिर के आसपास भीड़ थी। कोई श्रद्धा में डूबा था, कोई हंस बोल रहा था। दूर से मंत्रों की गूंज आ रही थी। पवित्र मंदिर भव्य था। एक विशाल स्वर्ण मूर्ति बीच में थी और नीचे कुछ साधु मंत्र पढ़ रहे थे। बीच बीच में मृदंग की थाप माहौल को और रहस्यमय बना रही थी। कई लोग दूर से प्रणाम कर अगरबत्ती जला रहे थे। कृति और हिना ने भी अगरबत्ती ली और हवन कुंड की ओर बढ़ी। तभी एक परिचित आवाज गूंजी, राहुल। राहुल मुड़ा। सनी लखनवी यहाँ। सनी वही था जिससे राहुल ने पहले एक शतरंज की बाजी जीती थी और बदले में एक दुर्लभ जड़ी बूटी हासिल की थी। सनी ने हंसकर कहा, मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ मिलोगे। उसके साथ एक आकर्षक लड़की थी। उसने पूछा, सनी ये कौन? अरे ये वही राहुल शर्मा है जिसके बारे में मैंने बताया था, शतरंज का उस्ताद। सनी ने परिचय दिया, राहुल ये मेरी दोस्त फाल्गुनी वेंकट। फाल्गुनी ने उत्सुकता से राहुल को देखा, तो तुम हो राहुल? सनी तुम्हारी तारीफ करता नहीं थकता। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, हाय मैं राहुल। वह कृति और हिना का परिचय देना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि कैसे शुरू करे। कृति और हिना ने उसकी झिझक भांप ली। मैं हिना गुप्ता, राहुल की दोस्त, हिना ने कहा। और मैं कृति यादव, कृति ने मुस्कुराकर जोड़ा। शुरू में बातचीत थोड़ी औपचारिक थी, लेकिन जल्दी ही हंसी मजाक ने माहौल हल्का कर दिया। मंदिर के पास एक लंबा गलियारा था जहां लोग अपनी मनोकामनाएं कागज पर लिखकर टांग रहे थे। सभी ने मनोकामना कार्ड लिए। कृति ने लिखा, मेरे चाहने वाले और मुझे चाहने वाले हमेशा सुरक्षित और स्वस्थ रहें। तारांकन। हिना ने लिखा, हम सब हमेशा खुश और आनंदित रहें। तारांकन। राहुल ने पेन उठाया, थोड़ा सोचा और लिखा, लोग सदा बने रहें और समृद्धि हजारों मील तक फैले। तारांकन। उसकी लिखावट में एक प्रवाह था, जैसे कोई कविता कागज पर उतर आए हो। तभी पास से एक दमदार आवाज आई, शानदार लिखावट। पवित्र मंदिर के गलियारे में हवा मंत्रों की गूंज और अगरबत्ती की खुशबू से भरी थी। राहुल शर्मा की लिखावट को देखकर एक दमदार आवाज उभरी थी। वह मुड़ा। सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था, जिसके सफेद बाल और गहरी आंखें समय की कहानियां कह रही थीं। उसकी कमर सीधी थी और चाल में एक ऐसी शान थी जो उम्र को मात देती थी। राहुल ने उसकी मनोकामना पढ़ी, स्वास्थ्य हमेशा बना रहे। तारांकन। लिखावट में प्रवाह है, ऊर्जा निर्बाध है। राहुल ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, आपका चेहरा और व्यक्तित्व भी प्रभावशाली है। बुजुर्ग की भौहें उठीं। उसने राहुल को गौर से देखा। कई सालों बाद कोई युवा मिला जो लिखावट और व्यक्तित्व को पढ़ लेता है। कमाल है। राहुल को उसकी आवाज में एक दादाजी सी आत्मीयता महसूस हुई। आप जयपुर के नहीं लगते, यहाँ घूमने आए हैं? राहुल ने पूछा। बुजुर्ग की नजरें दूर क्षितिज पर ठहर गईं। घूमने तो आया हूँ, पर जयपुर मेरा घर है। राहुल को ये बात अजीब लगी। घर और घूमने आए? तारांकन। तो आपका गृहनगर जयपुर है? उसने पूछा। हाँ, बुजुर्ग ने सांस छोड़ी। दशकों बाद लौटा हूँ। सब बदल गया है, न लोग वही, न माहौल। सनी लखनवी और फाल्गुनी वेंकट ने अपनी मनोकामनाएं टांग दी थीं। आवाज सुनकर वे मुड़े। उनकी नजरें 4 हटे कट्टे पुरुषों पर पड़ी, जिनके चेहरों पर लोहे सी दृढ़ता थी। सनी और फाल्गुनी बड़े परिवारों से थे। वे जानते थे कि ये लोग साधारण नहीं। सनी की नजर बुजुर्ग पर पड़ी और उसकी सांसें थम गईं। ये तो वही हैं। तारांकन। कुछ महीने पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्सव में इस बुजुर्ग का वीडियो दिखाया गया था। वह भारत के एक महान व्यक्तित्व थे। तारांकन यहाँ। तारांकन। सनी के मुंह से आवाज नहीं निकली। कृति यादव और हिना गुप्ता ने सनी की हैरानी नहीं देखी। उनकी नजरें बुजुर्ग के साथ एक 10 साल के बच्चे पर थीं। लड़के की भौहें सुंदर थीं और चेहरा बुजुर्ग से मिलता था। कृति ने झुककर मुस्कुराते हुए कहा, हाय। लड़का शर्माया। उसने सिर खुजलाया और अजीब सा हिलने लगा। फिर उसके मुंह से लार टपकी। वह सुस्त और खोया सा लग रहा था। कृति की आंखें नम हो गईं। उसे अपना छोटा भाई याद आया। वह भी ऐसा ही था, लोगों से डरता, चुप रहता। कृति उसे गाना और चित्रकारी सिखाती थी, लेकिन एक दिन वह घर से भागा और एक ट्रक ने उसकी आंखों में आंसू छलक आए। हिना ने धीरे से पूछा, बाबा जी, बच्चे को क्या हुआ? बुजुर्ग ने सांस भरी। पिछले साल से ऐसा है, पता नहीं क्यों। डॉक्टर को दिखाया? हिना ने पूछा। कई अस्पताल गए, बुजुर्ग ने कहा, पर कोई कारण नहीं मिला। तभी लड़के का शरीर अचानक झटके खाने लगा।
उसके मुंह से झाग निकला। बुजुर्ग का चेहरा फट पड़ गया। जल्दी देखो, हर्ष को क्या हुआ? उनके पीछे एक मध्यम आयु का व्यक्ति दौड़ा। हाथ पैर पकड़ो, हिलने न दो। दो पुरुषों ने लड़के के अंग दबाए। उनकी ताकत ऐसी थी कि शेर भी न हिल पाए। बाकी दो पुरुषों ने भीड़ को रोका। वह व्यक्ति, जो शायद डॉक्टर था, ने जल्दी से एक इंजेक्शन निकाला और लड़के की बाह में लगाया। लड़के की ऐंठन रुकी, लेकिन झाग बढ़ता गया। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं, जैसे कोई दिया हवा में कांप रहा हो। डॉक्टर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने लड़के की छाती दबाई और दवाएं दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लड़का और कमजोर हो रहा था। बुजुर्ग ने चिंता से पूछा, हर्ष कैसा है? डॉक्टर के माथे पर पसीना था। हालत खराब है, यहाँ दवाएं और उपकरण कम हैं। हमें बड़ा अस्पताल ले जाना होगा, वरना। वह रुक गया, लेकिन सब समझ गए। बुजुर्ग ने भीड़ और जाम की ओर देखा। गाड़ी से अस्पताल जाना समय की बर्बादी थी। उन्होंने फोन निकाला, मेरा पोता पवित्र मंदिर में बीमार है, फौरन हेलीकॉप्टर भेजो। फोन काटकर वे हर्ष को देखने लगे। उनकी आंखों में चिंता थी। माहौल तनावपूर्ण हो गया। डॉक्टर का माथा पसीने से तर था। वह जानता था कि हर्ष इस बुजुर्ग का इकलौता पोता है। अगर कुछ हुआ तो। भीड़ दूर से देख रही थी, लेकिन दो पुरुषों की नजरों ने उन्हें करीब आने से रोका। लड़के की आंखें उलट गईं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। हर्ष, बुजुर्ग चिल्लाए। कृति के आंसू बह निकले। राहुल, जो अब तक चुप था, बोला, मैं उसे बचा सकता हूँ। पवित्र मंदिर के गलियारे में तनाव की लहर थी। हर्ष का छोटा सा शरीर अभी भी जमीन पर था, उसका चेहरा पीला और सांसें कमजोर। शंकर प्रसाद की आंखें चिंता से भरी थीं। कृति यादव के गाल आंसुओं से भीगे थे। सनी लखनवी खामोश खड़ा था, उसका चेहरा डर और हैरानी से भरा। राहुल शर्मा की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा, मैं उसे बचा सकता हूँ। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। सनी की सांसें तेज हो गईं। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन होंठ हिले नहीं। वह शंकर प्रसाद की हैसियत जानता था। हर्ष उनका इकलौता पोता था। अगर राहुल ने कोशिश की और कुछ गलत हुआ तो। उसने मन में सोचा, राहुल, तुम इतना जोखिम क्यों ले रहे हो? तारांकन। राहुल सिर्फ जयपुर विश्वविद्यालय का छात्र था। हर्ष की हालत इतनी खराब थी कि शंकर का निजी डॉक्टर भी बेबस था। राहुल क्या कर सकता था? शंकर ने आकाश की ओर देखा, फिर अपने पोते की ओर। अंत में उसकी नजर राहुल पर ठहरी। उनकी आंखों में एक गहराई थी जो आम इंसान को कांपने पर मजबूर कर देती। लेकिन राहुल का चेहरा शांत था, जैसे वह किसी तूफान के बीच खड़ा हो। शंकर ने गहरी सांस ली। तुम कोशिश कर सकते हो। अगर कुछ गलत हुआ तो मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। राहुल और शंकर की ये पहली मुलाकात थी। इतने कम समय में इतने युवा लड़के पर इतना भरोसा। शंकर का ये फैसला उनकी असाधारण उदारता को दिखाता था। राहुल की आंखों में हल्का सा आश्चर्य चमका। डॉक्टर ने राहुल को देखा, उसकी भौहें सिकुड़ी। राहुल की उम्र उसे संदेह पैदा कर रही थी। चिकित्सा एक जटिल विद्या है, जिसमें सालों की पढ़ाई और अनुभव चाहिए। राहुल में ये कहाँ था? वह बोला, मैं पहले बच्चे की हालत बता देता हूँ। राहुल ने हाथ उठाकर रोका, जरूरत नहीं। वह पास बैठ गया और हर्ष की नब्ज देखी। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटी शीशी निकाली, जिसमें हल्का हरा तरल था। उसने सावधानी से हर्ष के होंठों पर कुछ बूंदें डालीं। डॉक्टर ने तुरंत रोका, ये क्या दवा है? हर्ष की हालत इतनी नाजुक थी कि एक गलत कदम उसकी जान ले सकता था। राहुल ने न तो हालत पूछी, न कारण, सीधे दवा देना। डॉक्टर का मन घबरा गया। राहुल ने जवाब नहीं दिया। उसने शंकर की ओर देखा। शंकर की भौहें सिकुड़ी। डॉक्टर साहब, तुम्हारे पास कोई और तरीका है? इसे करने दो। उनका लहजा दृढ़ था, अगर भरोसा किया तो पूरा। डॉक्टर का दिल कांपा। वह चुप हो गया। राहुल ने हर्ष के मुंह में बाकी दवा डाली। सबकी नजरें हर्ष पर टिकी थीं। शंकर और कृति की आंखों में चिंता थी। सनी का चेहरा पीला पड़ गया। वह डर रहा था कि कहीं हालत और बिगड़ न जाए। अचानक हर्ष की आंखें, जो उलट गई थीं, सामान्य हुईं। उसके मुंह का झाग रुक गया। उसकी सांसें धीरे धीरे स्थिर होने लगीं। वह जमीन पर गहरी नींद में सोया हुआ सा लग रहा था। सबके चेहरों पर राहत की लहर दौड़ी। शंकर ने पूछा, हर्ष कैसा है? डॉक्टर ने जल्दी से जांच की। वह खतरे से बाहर है। उसने राहुल को अविश्वास से देखा। वह शंकर का निजी डॉक्टर था। उसे हर्ष की हालत की गंभीरता पता थी। कुछ देर पहले उसे लगा था कि हर्ष की सांसें कभी भी रुक सकती हैं, लेकिन एक शीशी ने सब बदल दिया। ये क्या चमत्कार था? तारांकन, वह पूछना चाहता था, लेकिन होंठ हिले नहीं। शंकर को समझ आया कि ये सब राहुल की वजह से हुआ। हर्ष को बचाने के लिए शुक्रिया, उन्होंने गंभीरता से कहा। डॉक्टर, चारों सुरक्षाकर्मी और सनी स्तब्ध रह गए। शंकर प्रसाद ने खुद शुक्रिया कहा। तारांकन, ये कितना बड़ा सम्मान था। राहुल ने हल्के से हाथ हिलाया। बस छोटी सी बात है। तभी हर्ष ने आंखें खोलीं। उसने हाथ से धूप रोकी और धीरे से उठने की कोशिश की।
डॉक्टर ने उसे सहारा दिया। हर्ष ने चारों ओर देखा। उसकी आंखें अब सुस्त नहीं थीं, उनमें एक जिज्ञासा थी। उसकी नज़र शंकर पर ठहरी। दादाजी, हम कहाँ हैं? तारांकन दादाजी, तारांकन। पिछले 1 साल से हर्ष ने उन्हें कभी ऐसा नहीं बुलाया था। शंकर का चेहरा खुशी से लाल हो गया। हर्ष, तू ठीक है? वह फिर राहुल की ओर मुड़े। मैंने अपना परिचय नहीं दिया। मेरा नाम शंकर प्रसाद है। तुम्हारा नाम? सनी और बाकियों के मुंह खुले रह गए। शंकर प्रसाद ने खुद परिचय दिया। तारांकन। राहुल के चेहरे पर हल्का आश्चर्य था। उसे याद आया, वीर पर्वत के शिलालेख पर भी यही नाम था। मैं राहुल शर्मा, उसने कहा। तभी आकाश में हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट गूंजी। भीड़ फिर ठहर गई। 2 मध्यम आयु के पुरुष उतरे, उनके कंधों पर विशेष बैज चमक रहे थे। वे शंकर के सामने आए, सलाम किया और बोले, नमस्ते सर। पवित्र मंदिर की हलचल धीरे धीरे थम रही थी। शंकर प्रसाद ने अपनी पीठ सीधी की, उनकी आंखों में एक गहरी राहत थी। हर्ष की बीमारी अब अतीत की बात थी। उनके चेहरे पर सुकून की हल्की मुस्कान थी। चारों ओर लोग जमा हो रहे थे, उनकी नजरें शंकर पर टिकी थीं। वे समझ गए कि अब यहाँ रुकना ठीक नहीं। हर्ष का हाथ थामे वे हेलीकॉप्टर की ओर बढ़े, लेकिन रुककर उन्होंने राहुल शर्मा की ओर देखा। राहुल, अगर वक्त हो तो मेरे साथ चलोगे? पास खड़े 2 अधिकारियों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। शंकर प्रसाद ने एक युवा को इतना सम्मान दिया। तारांकन। राहुल ने हेलीकॉप्टर का नाम तो सुना था, लेकिन कभी उसमें बैठा नहीं था। शंकर का न्योता सुनकर उसका मन डोला। फिर भी उसने तुरंत हामी नहीं भरी। वह कृति यादव और हिना गुप्ता की ओर मुड़ा। कृति ने फौरन कहा, राहुल तुम जाओ, हम गाड़ी से लौट जाएंगे। हिना ने सिर हिलाकर सहमति दी। वे जानती थीं कि शंकर की हैसियत कितनी बड़ी है। राहुल ने उनके पोते की जान बचाई थी। ये मौका अनमोल था। सनी लखनवी ने जल्दी से कहा, हाँ राहुल तुम चिंता मत करो, मैं कृति और हिना को घर तक छोड़ दूंगा। वह राहुल से नजदीकी बढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था। राहुल ने हल्के से मुस्कुराया। ठीक है। वह हेलीकॉप्टर में चढ़ गया। हेलीकॉप्टर का शोर कान फाड़ने वाला था। हेडफोन के बिना बर्दाश्त करना मुश्किल था, लेकिन खिड़की से बाहर का नज़ारा एकदम अलग था। बादलों की परतें, खिलौनों जैसे मकान और खेतों की चौखटें, सब कुछ जैसे कोई चित्र हो। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर एक हरियाली से घिरे बंगले के ऊपर मंडराने लगा। सशस्त्र पहरेदारों और फूलों की क्यारियों ने उस जगह को और आकर्षक बनाया था। उतरते ही सफेद कोटों में डॉक्टरों ने हर्ष को घेर लिया। कोई उसकी नब्ज देख रहा था, कोई सीने की धड़कन सुन रहा था, कोई खून ले रहा था। जल्दी ही कागजों का ढेर तैयार हो गया। एक बुजुर्ग डॉक्टर ने शंकर के सामने सिर झुकाया। हर्ष को बस हल्का कुपोषण है, बाकी वह पूरी तरह ठीक है। शंकर ने राहत की सांस ली। पिछले 1 साल से हर्ष की बीमारी ने उन्हें रातों की नींद हराम कर दी थी। कुपोषण, ये तो मामूली बात थी। तभी एक अधिकारी ने कुछ कागज थमाए। सबसे ऊपर लिखा था, राहुल शर्मा। शंकर ने तेजी से पढ़ा, तो इसने जयपुर में एक बड़े हादसे में लोगों की जान बचाई थी। गणित का विद्वान और एक गुप्त संगठन से जुड़ा। कोई आश्चर्य नहीं कि इतना हुनर। इतने कम समय में राहुल की इतनी जानकारी जुटाना शंकर की ताकत को दिखाता था। राहुल उस वक्त बगीचे में एक बरगद के नीचे बैठा था। दूर पहाड़ों की कतारें और हल्की हवा उसे सुकून दे रही थी। शंकर ने उसे देखा। इतने बड़े बंगले में मेरी मौजूदगी और पहरेदारों के बीच इतना सहज। तारांकन। वे पास आए। राहुल, हर्ष अब कैसा है? राहुल ने शांत स्वर में कहा, वह बिल्कुल ठीक है, चिंता न करें। डॉक्टरों ने भी यही कहा था, लेकिन राहुल का यकीन सुनकर शंकर का मन पूरी तरह हल्का हो गया। उनके चेहरे पर एक नर्म मुस्कान उभरी। तभी पास की केतली में पानी खौलने लगा। राहुल ने मिट्टी के कुल्हड़ में गर्म पानी डाला, फिर चाय पत्ती डाली। उसने ठंडे पानी से चाय छानी, फिर उबालकर सुगंध को हवा में छोड़ा। वह चाय के झाग को हल्के से हटाता, कुल्हड़ को साफ करता और छोटे कपों में चाय बांटता। सुगंध ने बगीचे को महका दिया। शंकर की आंखें चमकीं। चाय बनाना कला है, तुम्हारी हर हरकत में एक लय है। मंदिर में तुम्हारी लिखावट देखी थी, वही प्रवाह यहाँ भी है। जवानी में शंकर तेज थे, लेकिन अब बगीचे की शांति, चाय की चुस्कियां और लिखावट उनकी जिंदगी का हिस्सा थे। उन्होंने कप उठाया और एक घूंट लिया। उनके चेहरे पर संतुष्टि थी। शंकर ने पूछा, राहुल शतरंज खेलते हो? हाँ थोड़ा सा, राहुल ने सहजता से कहा। चलो एक बाजी हो जाए, शंकर ने जोश में कहा। बगीचे में शतरंज की बिसात सजी। शुरू में दोनों की चालें तेज थीं, जैसे 2 योद्धा आमने सामने हों, लेकिन धीरे धीरे शंकर की चालें धीमी पड़ीं। राहुल की रफ्तार वही रही। शह और मात, राहुल ने एक चाल चलकर कहा। शंकर ने बिसात को गौर से देखा। कमाल है। उनकी नजरों में राहुल के लिए और सम्मान था। लिखावट, चाय, शतरंज, ये क्या नहीं कर सकता? तारांकन। तभी एक अधिकारी तेज कदमों से आया।
सर, जयपुर के बड़े अधिकारी पहाड़ी के नीचे इकट्ठा हैं, मिलना चाहेंगे। शंकर ने चाय का एक और घूंट लिया। जब आए हैं तो मिल लेते हैं। जल्दी ही सफेद कमीजों में एक समूह आया। उनके चेहरों पर अधिकार की चमक थी। शंकर को देखते ही सबने सिर झुकाया। नमस्ते सर। जयपुर के एक भव्य होटल में रौनक थी। दीवारों पर सोने की कारीगरी चमक रही थी और हवा में स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू तैर रही थी। शंकर प्रसाद मुख्य स्थान पर बैठे थे। उनके चेहरे पर शांति थी। हॉल में सबसे आगे खड़े एक मध्यम आयु के व्यक्ति ने, जिसकी आंखों में आत्मविश्वास झलकता था, कहा, शंकर जी, माफ करें, आप आए और हम समय पर स्वागत न कर सके। शंकर ने हल्के से हाथ हिलाया। तू हरिंदर है ना? जी, 4 साल पहले मैं और पिताजी आपसे दिल्ली में मिले थे, हरिंदर सिंह ने कहा। हाँ, याद है, शंकर ने सिर हिलाया। हरिंदर ने मुस्कुराकर कहा, 4 साल बाद भी आप वही हैं, न जरा सा बदलाव। तू भी अपने बाप जैसा है, मीठी बातें करने में माहिर। शंकर ने हंसते हुए कहा, मैंने तो वही कहा जो देखा, हरिंदर ने जवाब दिया। दोनों की बातों में पुरानी यादें थीं। हॉल का माहौल हल्का और हंसी मजाक से भरा था। हरिंदर ने कहा, शंकर जी, हमने जयपुर में आपके स्वागत के लिए भोज तैयार किया है, क्या आप वक्त निकाल सकेंगे? शंकर ने पेट पर हाथ फेरा। खाने की बात की तो सचमुच भूख लगाए। चलो। हॉल में मौजूद लोग खुशी से झूम उठे। शंकर प्रसाद के साथ भोजन करना अपने आप में एक सम्मान था। कुछ ही देर में सब जयपुर रॉयल होटल पहुंचे। ये होटल शायद जयपुर का सबसे शानदार न हो, लेकिन इसका रुतबा बेमिसाल था। हर बड़े मेहमान का स्वागत यहीं होता था। ताज़ा सामग्री, कुशल रसोई और स्वाद का ऐसा मेल कि हर व्यंजन एक कहानी कहता था। सामान्य लोग पैसे से लग्जरी होटल बुक कर सकते थे, लेकिन जयपुर रॉयल होटल में सिर्फ पैसा नहीं, रसूख चाहिए था। विशाल हॉल में गोल मेजें सजी थीं। शंकर सबसे ऊंचे स्थान पर बैठे। उन्होंने दूर से इशारा किया, राहुल, मेरे पास बैठ। राहुल शर्मा बिना हिचक के उनके बगल बैठ गया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था मेज का कोना हो या केंद्र, खाना तो खाना था। लेकिन बाकियों की आंखें फैल गईं। वे सोच रहे थे कि राहुल शायद शंकर का कोई सहायक है। लेकिन इतना सम्मान, ये कौन है? तारांकन। जल्दी ही मेज पर एक से एक लजीज पकवान आए, मखमली दाल, सुगंधित बिरयानी और मसालों से सजा पनीर। हरिंदर ने गिलास उठाया। शंकर जी ने जयपुर की रक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगाया था। आज जयपुर की समृद्धि उनके बलिदान की देन है। ये पहला जाम उनके सम्मान में और उनके स्वागत में। शंकर जी का सम्मान और जयपुर में स्वागत, सबने एक स्वर में कहा। सबने गिलास खाली किए। शंकर ने हल्का सा घूंट लिया। ये छोटा सा इशारा भी सबके लिए उत्साह का कारण था। शंकर जी ने हमारा जाम पिया। तारांकन। लेकिन अगले पल सबके होश उड़ गए। शंकर ने खुद गिलास उठाया। राहुल, ये जाम तुम्हारे लिए। हर्ष को बचाने का शुक्रिया। हॉल में सन्नाटा छा गया। हरिंदर समेत सबके मुंह खुले रह गए। शंकर प्रसाद ने एक युवा को जाम उठाया। तारांकन, ये राहुल कौन है? तारांकन। हर्ष की बीमारी का जिक्र सुनकर भी किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। उनके लिए शंकर के पोते की मदद करना ही सम्मान था। राहुल ने बिना सोचे गिलास उठाया। छोटी सी बात है शंकर जी। दोनों ने गिलास टकराए और एक घूंट में खाली कर दिए। सब अवाक रह गए। शंकर जी ने पूरा गिलास पिया। तारांकन। हरिंदर ने सबसे पहले संभाला। शंकर जी, ये हमारा खास लहसुन का पराठा है, जरा चखिए। लहसुन का पराठा, सालों से नहीं खाया, शंकर ने कहा। धीरे धीरे माहौल फिर हल्का हो गया। राहुल खाने से खुश था। उसने कई जगह खाना खाया था, लेकिन यहाँ का स्वाद कुछ और था। शंकर ने कहा, राहुल, मेरे यहाँ का माहौल और हवा अच्छी है, कुछ दिन रुक जाओ। सबके कानों में ये शब्द गूंजे। शंकर जी ने साथ रहने का न्योता दिया। तारांकन। राहुल ने सिर हिलाया। मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, रह नहीं पाऊंगा। सबके मुंह खुले रह गए। उसने मना कर दिया। तारांकन। तारांकन पढ़ाए। शंकर जी के साथ रहने से बड़ी क्या पढ़ाई? तारांकन। शंकर नाराज नहीं हुए। हाँ, तुम पढ़ाई की उम्र में हो। उन्होंने एक अधिकारी को देखा। यशवंत, राहुल को सुरक्षित स्कूल छोड़ दो। जी सर। यशवंत ने सलाम ठोका। सबके होश उड़ गए। राहुल को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह होटल से निकला और एक हरे रंग की गाड़ी में बैठ गया। रास्ता खुला था। 10 मिनट में वह जयपुर विश्वविद्यालय पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसे याद आया, आज रविवार है, क्लास तो थी नहीं। वह न कक्षा गया न हॉस्टल, सीधे पार्किंग की ओर बढ़ा। कल उसने अपनी लैम्बोर्गिनी सागर सिटी में छोड़ी थी। यहाँ सिर्फ मर्सिडीज थी। वह मर्सिडीज में बैठा और गाड़ी दौड़ाए। रविवार की दोपहर थी। सड़कें गाड़ियों से भरी थीं। राहुल जाम में फंस गया। बोरियत में उसने इधर उधर देखा। तभी एक बड़ा LED बोर्ड दिखा। तारांकन, अंतर्राष्ट्रीय इत्र प्रदर्शनी में आपका स्वागत है। तारांकन।
राहुल की आंखें चमकी, उसे इत्रों की समझ थी। कृति और हिना को इत्र बहुत पसंद था, उनके लिए कुछ खास लेना अच्छा रहेगा। उसने जाम की ओर देखा, फिर बिना हिचक गाड़ी मोड़ दी। जयपुर के सितारा हॉल में रौनक थी। अंतर्राष्ट्रीय इत्र प्रदर्शनी का उद्घाटन हो चुका था। राहुल शर्मा प्रवेश द्वार पर रुका। हवा में मिश्रित सुगंधों का जादू था। भीड़ के साथ वह भी अंदर चला गया। प्रदर्शनी में ज्यादातर महिलाएं थीं या फिर पुरुष जो उनके साथ आए थे। राहुल जैसा अकेला घूमता युवा दुर्लभ था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह बूथों के बीच टहलता, सुगंधों को परखता और मन ही मन उनकी खूबियां तौलता। प्रदर्शनी विशाल थी। सैकड़ों बूथों पर चमकते नाम थे। चंदन, दीपिका, ललिता, हर बड़ा ब्रांड अपनी कला दिखा रहा था। महिलाएं नमूनों को आजमाती, आपस में फुसफुसाती और हंसी की लहरें हवा में तैरती। माहौल हल्का और जीवंत था। हर बूथ पर राहुल नई सुगंध से रूबरू होता। कुछ कर्मचारी उसे नमूने थमाते। कुछ ही देर में उसके हाथ में दर्जन भर छोटी शीशियां थीं। वह बिना रुके आगे बढ़ता रहा। तभी एक बूथ पर उसका कदम ठिठका। फूलों का बगीचा। ये बूथ बाकियों से बड़ा था। इसका डिजाइन नर्म और आधुनिक था। कर्मचारियों की मुस्कान और जोश बता रहा था कि इस प्रदर्शनी को वे कितना गंभीरता से ले रहे थे। लेकिन राहुल का ध्यान इन बातों पर नहीं था। उसके नथुनों में एक अनोखी सुगंध गूंजी, ऐसी जो प्रदर्शनी में कहीं और नहीं मिली थी। कहीं से जानी पहचानी, फिर भी नहीं। वह उत्सुकता से बूथ की ओर बढ़ा। एक मधुर दिखने वाली कर्मचारी ने मुस्कुराकर स्वागत किया। नमस्ते, आपकी क्या मदद करूं? राहुल ने हल्के से सुगंध खींची। कुछ कहने ही वाला था कि पास से एक तीखी आवाज उभरी। ये क्या बदबूदार चीज चढ़ा दी तुमने? एक मध्यम कद की महिला, जिसके चेहरे पर भारी मेकअप था, चिल्लाए। उसके साथ एक गोलमुखी पुरुष ने गूंजा, ये इत्र है या गंदा पानी? इतना भरोसा कहाँ से आया इसे बेचने का? सामने खड़ी कर्मचारी सिर झुकाए खड़ी थी। महोदया, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। उसकी आवाज में विश्वास की कमी थी। वह भी उस तीखी गंध को महसूस कर रही थी। महिला ने तंज कसा, कैसी गलतफहमी? जरा सूंघो, ये सुगंध है या बदबू? तुम लोग धोखेबाज हो। फिर वह चिल्लाए, सब देखो, ये फर्जी दुकान है। इनका इत्र बदबू करता है, इनसे कुछ मत लो। लोगों ने कान खड़े किए। जो इत्र आजमाने वाले थे वे हट गए। देखते देखते फूलों का बगीचा का बूथ सुनसान हो गया। तभी लाल पट्टी बांधे एक आयोजक कर्मचारी आया। यहाँ क्या हुआ? महिला ने तुरंत शिकायत की, ये धोखेबाज हैं। इनका इत्र इतना खराब है कि बदबू मारता है। मैंने अभी लगाया, जरा सूंघिए। कर्मचारी को दूर से ही गंध आ गई थी। पास आने पर उसे उबकाई सी आई। वह 2 कदम पीछे हटा और कर्मचारी से पूछा, बात क्या है? कर्मचारी हड़बड़ा गई। जी, शायद कोई गलतफहमी है। कैसी गलतफहमी? गोलमुखी पुरुष गरजा। आसपास के लोग भी अब उस गंध को महसूस कर रहे थे। कोई नाक दबा रहा था, कोई पीछे हट रहा था। कुछ ने बूथ की तस्वीरें ली, शायद दोस्तों को चेताने के लिए। कर्मचारी घबरा गई। आज का जमाना सोशल मीडिया का था। अगर फूलों का बगीचा बदनाम हुआ तो ब्रांड की साख को बड़ा नुकसान होगा। राहुल, जो अब तक चुप था, बोला, दरअसल इस गंध का फूलों का बगीचा से कोई लेना देना नहीं। महिला ने जैसे कोई तीर मारा हो। तुम इनके आदमी हो ना? जाहिर है इनके लिए बोलोगे। इसकी बात मत मानो। राहुल ने उसकी बात अनसुनी की। मुझे लगता है आपने फूलों का बगीचा लगाने से पहले चंदन, रातरानी और सुरभि के इत्र लगाए थे ना? वह रुका, फिर बोला, इत्र फूलों गुलाब, चमेली, नरगिस, मोगरा के मिश्रण से बनता है। खास तरीके से मिलाने पर यह ताजगी देता है। लेकिन ज्यादा इत्र लगाना अच्छा नहीं। ये रसायन की तरह है। कुछ चीजें अकेले ठीक होती हैं, लेकिन मिलाने पर बदल जाती हैं। राहुल ने फूलों का बगीचा की एक शीशी उठाई और ढक्कन खोला। जरा सूंघिए, इसमें कोई गंध नहीं ना? आयोजक ने नाक लगाए। आसपास के लोग भी उत्सुकता से सूंघने लगे। कोई गंध नहीं थी। राहुल ने चंदन, रातरानी और सुरभि की शीशियां उठाईं। एक एक कर सबने सूंघा। कोई गंध नहीं। फिर उसने चारों इत्रों को एक साथ मिलाया। पल भर में एक तीखी बदबू फैल गई। हाय, कितनी बदबू! उफ, ये क्या? लोग चिल्लाए। कुछ ने मुंह फेर लिया। अब सबको राहुल की बात पर यकीन हो गया। बदबू फूलों का बगीचा की नहीं, इत्रों के मिश्रण की थी। महिला और गोलमुखी पुरुष चुपके से खिसक गए। बूथ पर शांति लौट आए। राहुल को भी वो गंध खटकी। उसने हल्के से नाक झटकी और फूलों का बगीचा की शीशी खोली। उसने अपने कपड़ों पर थोड़ा छिड़का। पल भर में एक नर्म, सुकून देने वाली सुगंध फैल गई। लोग, जो अभी बदबू से परेशान थे, इस सुगंध में खो गए। जैसे रेगिस्तान में भटकते यात्री को झरना मिल जाए। भीड़ फिर फूलों का बगीचा की ओर खींचने लगी। तभी एक मधुर आवाज गूंजी, शुक्रिया। सितारा हॉल में सुगंधों का मेला था। राहुल शर्मा ने पीछे मुड़कर देखा। एक खूबसूरत युवती उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी त्वचा चांदनी सी चमक रही थी और चेहरा जैसे कोई मूर्तिकार ने तराशा हो।
हल्की क्रीम रंग की पोशाक उसकी सौम्यता को और उभार रही थी। राहुल की आंखें भी एक पल को ठहर गईं। वह मन ही मन उसे अपनी जान पहचान की महिलाओं से तौलने लगा। हर्षिता जैसी खूबसूरती, लेकिन और गहराई है, तारांकन। उसने हल्के से सांस ली। युवती ने मुस्कुराकर कहा, आपका शुक्रिया। अगर आप न होते तो फूलों का बगीचा की साख को बड़ा नुकसान हो जाता। राहुल ने सहजता से जवाब दिया, मैंने तो बस सच बताया। और सबसे जरूरी बात, आपका इत्र वाकई अच्छा है। वह रुका, फिर बोला, वैसे आप इस बूथ की कर्मचारी हैं? युवती की हंसी हवा में गूंजी। बल्कि फूलों का बगीचा मेरा बनाया हुआ ब्रांड है। मैं सृष्टि गुप्ता, आपसे मिलकर खुशी हुई। उसने अपना हाथ बढ़ाया। राहुल एक पल को चौंका, इतनी युवा और इस ब्रांड की मालकिन। वह मुस्कुराया और हाथ मिलाया। मैं राहुल शर्मा। सृष्टि की आंखों में जिज्ञासा थी। राहुल जी, अगर आप बुरा न माने, आपने कैसे जाना कि चंदन, रातरानी, सुरभि और फूलों का बगीचा के इत्र मिलाने से बदबू होगी? वह खुद इत्र बनाती थी, लेकिन उसे भी इस मिश्रण का अंदाजा नहीं था। राहुल ने हल्के से कंधे उचकाए। सूंघकर पता चल गया। सृष्टि की भौहें उठीं। तारांकन सूंघकर, तारांकन। वह समझ गई कि राहुल ज्यादा खुलासा नहीं करना चाहता। उसने बात छोड़ दी। आपको हमारे इत्र के बारे में और जानना है? उसने पूछा। राहुल ने सिर हिलाया और पास की एक शीशी की ओर इशारा किया, जिस पर पुरानी शैली में फूलों का नक्शा था। वो दिखाएं। सृष्टि ने शीशी की ओर देखा। उसका चेहरा हल्का सा बदला, जैसे कोई पुरानी याद छू गई हो। बिल्कुल, उसने कहा। राहुल ने ढक्कन खोला और हल्के से हवा में छिड़का। एक शांत, गहरी सुगंध फैली, जैसे सुबह की ओस में भीगा बगीचा। तारांकन, हर्षिता, तारांकन। राहुल को अब समझ आया कि ये सुगंध क्यों जानी पहचानी थी। हर्षिता अक्सर इसे लगाती थी। वह मुस्कुराया और दूसरी शीशी की ओर इशारा किया, जो हल्के पीले रंग की थी। वो भी दिखाएं। सृष्टि ने कहा, ये दिल का मेल है। हमारा नया इत्र, इसमें 7 सुगंधें हैं, हर एक इंद्रधनुष की तरह रंगीन, फिर भी अलग। राहुल ने शीशी को नाक के पास लाया। जूही, मालती, गुलमोहर। सृष्टि की आंखें फैल गईं। राहुल ने एक सांस में सारी सामग्री बता दी थी। ये कैसे संभव है? तारांकन। वह पहले सोच रही थी कि राहुल शायद मजाक कर रहा था, लेकिन अब उसे यकीन हो गया, राहुल की समझ आम नहीं थी। राहुल ने एक और शीशी खोली। उसने हल्के से हवा में सुगंध उड़ाए। चमेली, कुमुद, रजनीगंधा। फिर से उसने हर सामग्री सटीक बता दी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर बार। तारांकन। सृष्टि की नजरें राहुल पर टिक गईं। वह उसे देख रही थी, उसके हाथ सुगंध को हवा में नचाते, उसकी नाक हल्के से हिलती। उसके लिए राहुल अब सिर्फ एक युवा नहीं था, वह जैसे फूलों के बीच कोई जादूगर हो, जो हर सुगंध की कहानी पढ़ लेता हो। राहुल ने आखिरी शीशी रख दी। आपके इत्र अच्छे हैं। सृष्टि ने खुद को संभाला। हमारे ब्रांड की तारीफ के लिए शुक्रिया। वह रुकी, फिर बोली, क्या आपके पास कोई सुझाव है? राहुल ने सोचा। पहली शीशी, रहस्य, ये चंदन की तरह हो सकती है, लेकिन इसमें मुलाकात का जादू कम है। दूसरी, दिल का मेल, ये जवानी को दर्शाती है, लेकिन इसमें ताजगी की कमी है। सृष्टि सुनते सुनते खो गई। राहुल ने उनके इत्र की कमियों को बिल्कुल सटीक पकड़ा था। ये प्रतिभा। तारांकन। वह झट से बोली, हमारे ब्रांड को एक तकनीकी सलाहकार की जरूरत है। क्या आप इसमें रुचि लेंगे? वेतन आपकी उम्मीद से ज्यादा होगा। राहुल हल्के से मुस्कुराया। नौकरी? उसे इसकी जरूरत नहीं थी। वह जयपुर विश्वविद्यालय में सिर्फ जिंदगी का मजा लेने गया था, और पैसा उसके पास पहले से ही जरूरत से ज्यादा था। माफ करें, मुझे नौकरी में रुचि नहीं, उसने कहा। मैं अभी छात्र हूँ। सृष्टि चौंकी। छात्र? इतनी गहरी समझ, और सिर्फ एक छात्र। लेकिन राहुल की उम्र देखकर उसे यकीन हुआ। आप जयपुर विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं? उसने पूछा। राहुल ने सिर हिलाया। हाँ। सृष्टि की आंखों में एक चमक उभरी। वाकई, पढ़ाई जरूरी है। राहुल ने कुछ शीशियां चुनी और जाने को हुआ। सृष्टि ने जल्दी से कहा, वैसे क्या मैं आपका नंबर ले सकती हूँ? राहुल ने बेफिक्री से सिर हिलाया। दोनों ने मोबाइल निकाले और एक हल्की सी बीप के साथ